नमस्कार। जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी में निहित अपठित अवबोधनम का अध्ययन करेंगे। अपठित अवबोधनम अर्थात जो कि न पढ़ा गया हो। अपठित अवबोधनम के अंतर्गत अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश दोनों आता है। आज हम अपठित गद्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश, यदि हम अपठित और गद्यांश का विग्रह करते हैं, सर्वप्रथम हम अपठित का विग्रह करते हैं। इत अर्थात अ उपसर्ग है, पठ मूल धातु है, इत प्रत्यय है। अ नहीं, पठ पढ़ा हुआ, पठित पढ़ा हुआ, अर्थात अपठित का अर्थ है जो न पढ़ा गया हो। गद्यांश को यदि हम विग्रह करते हैं तो गद्य अंश, अर्थात गद्य का एक ऐसा अंश, अर्थात गद्य का एक ऐसा अंश जो कि न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अर्थात वह किसी भी विषय पर वह अंश आधारित हो सकता है। अपठित गद्यांश का विषय विज्ञान भी हो सकता है, इतिहास भी हो सकता है, साहित्य भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है। किसी भी विषय पर आधारित गद्य का एक अंश जो कि पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। आप बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में सर्वप्रथम अपठित गद्यांश अथवा अपठित काव्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम अपठित गद्यांश को हल करते समय अपठित गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर कैसे देना चाहिए, इस विषय में चर्चा करते हैं। तो अपठित गद्यांश अर्थात गद्य का एक ऐसा अंश जो कि पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है। अपठित गद्यांश को हल करते समय सर्वप्रथम आपको गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको उसका विषय पूर्ण रूप से समझ में आ जाए कि हाँ, इस गद्यांश का यह विषय है, यह भाव है, और तत्पश्चात आगे आना चाहिए। उसके पश्चात अपठित गद्यांश के मूल भाव को रेखांकित कर लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए कि हाँ, इस गद्यांश में ये कहा जा रहा है। उसके पश्चात आप अपठित गद्यांशों का जब आप प्रश्नों के उत्तर जवाब देंगे तो ये याद रखिएगा कि उत्तर संक्षिप्त होने, सरल होने चाहिए, आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और प्रश्न पर आधारित ही आपको उत्तर लिखने हैं। ऐसा ना हो कि आप प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है और आप उत्तर कुछ और दिए जा रहे हैं। शीर्षक देते समय ये ध्यान रखिएगा कि अपठित गद्यांश का जो शीर्षक होता है वह संक्षिप्त होना चाहिए, वह छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक पूरी पंक्ति में पूरा शीर्षक ही दे दीजिए, तो वह उचित नहीं है। शीर्षक हमेशा गद्यांश के मूल भाव पर ही आधारित होता है। तो आज हम अपठित गद्यांश के विषय में पूर्ण रूपे अध्ययन करेंगे। हमने अपठित का यदि हम विग्रह करते हैं तो अ उपसर्ग, पठ मूल धातु और इत प्रत्यय, अर्थात जो कि पहले जो न पढ़ा गया हो, जो कि पहले नहीं पढ़ा गया है। गद्य का अंश अर्थात गद्य का एक ऐसा छोटा सा भाग जो कि पहले नहीं पढ़ा गया है, अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करते समय आपको बहुत सारी 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप उन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से और अत्यंत कह सकते हैं कि एकदम सरलता से उसे हल कर सके। बच्चों, अभी हम
अपठित गद्यांश के एक उदाहरण के द्वारा इसे पूर्ण रूपेण समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक उदाहरण देखते हैं और उसके प्रश्नों को हल करते हैं, जिससे कि हमें अपठित गद्यांश को हल करने का एक पूर्ण रूपेण तरीका समझ में आ सके। अपठित गद्यांश, ठीक है। मैंने आपको अभी प्रारंभ में ही बताया था कि अपठित गद्यांश की परिभाषा क्या होगी। अपठित गद्य का अंश अर्थात ऐसा अनुच्छेद जो कि पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। अब इसका मूल उद्देश्य क्या होता है अपठित गद्यांश को कराने का, कि छात्रों का अकस्मात मूल्यांकन करना। यदि आप पाठ को पढ़े रहते हैं, उसके मूल भाव को समझे रहते हैं, तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में सरलता होती है, बहुत आसानी से आप प्रश्नों के उत्तर को दे लेते हैं। अपठित का मूल उद्देश्य यह होता है कि अकस्मात मूल्यांकन करना होता है कि कैसे छात्र इस भाव को समझकर इस प्रश्नों के उत्तर को सही से दे सकते हैं। इसका कह सकते हैं कि इससे छात्रों के लेखन क्षमता को विकसित करना इसका मूल उद्देश्य होता है। इससे छात्रों का जो लेखन क्षमता होती है उसको और अधिक, वह अब किस तरह से इसको ग्रहण करते हैं और इसके उत्तर को कैसे देते हैं, इसका मूल उद्देश्य होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अपठित गद्यांश को हल करते समय कई निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, गद्यांश को 2-3 बार मन में पढ़ना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर तत्पश्चात ही उसके उत्तर को देना है। और शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए और गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। तो बच्चों, अब हम एक उदाहरण देखते हैं और पहले हम उदाहरण को पढ़ते हैं और इसके भाव को समझते हैं, तत्पश्चात हम इसके प्रश्नों के उत्तर को करने का प्रयास करते हैं। डरना एक साधारण लक्षण है। हर किसी को डर लगता है, किसी न किसी चीज से या फिर किसी बात से अथवा कही जाने वाली अथवा किसी काम को करने से। डर क्या है, इसे जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि साहस क्या है। साहस एक ऐसा गुण है जो हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह ठीक है कि साहस को सैनिकों, शिकारियों और देशभक्तों से ही जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक मनपसंद जिंदगी जीने के लिए आम आदमी को भी साहस की उतनी ही जरूरत है जितनी कि किसी योद्धा को जीतने के लिए। मौजूदा वक्त में साहस की जरूरत लड़ने से अधिक सुरक्षित रहने के लिए है। अब हमने ये पढ़ा, इसका मूल है कि डरना, डर होता है और डर और साहस, इसका मूल भाव होता है कि डर और साहस में क्या अंतर है और किस तरह से हम साहस की किस तरह से जरूरत होती है, किस तरह से हम अपने मौजूदा जिंदगी में साहस का को अपनाकर अपने लक्ष्य, अपने जीवन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने ये गद्यांश को पढ़ लिया, ये समझ में आ गया कि हाँ गद्यांश में ये कहा जा रहा है। अब हम गद्यांश के प्रश्नों को देखते हैं और तत्पश्चात उसके उत्तर को जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, साहस क्या है। ठीक है, हम पहले सर्वप्रथम ये देखते हैं कि साहस क्या है। इसके लिए हम गद्यांश में जाएंगे, तो उत्तर मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हम सबसे पहले गद्यांश में ये देखेंगे कि ये क्या साहस क्या है। ये जानना आवश्यक है कि साहस क्या है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, साहस एक ऐसा गुण है जो हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उत्तर सामने दिया हुआ है, अर्थात ये प्रश्न कर रहा है कि साहस क्या है। सामने ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो साहस एक ऐसा गुण है जो कि हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक, ये समझ में आ गया। या अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर है, साहस एक ऐसा गुण है जो हमें डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।
प्रश्न दूसरा देखिए, आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता किस लिए है? अब इसके उत्तर को हम देखते हैं कि आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता किस लिए। उत्तर मैंने लिखा है, लेकिन हम सबसे पहले गद्यांश में देखते हैं कि गद्यांश में उस उत्तर के में उत्तर हमें कहाँ मिलेगा। तो आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता, प्रश्न था आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता किस लिए है? तो उत्तर देखिए, आपका उत्तर भी आपके इसी में दिया हुआ है। मौजूदा वक्त में साहस की जरूरत लड़ने से अधिक सुरक्षित रहने के लिए है। ये उत्तर मिला। आखिरी पंक्ति देखिए, तो मौजूदा वक्त में साहस की जरूरत लड़ने से अधिक सुरक्षित रहने के लिए है। उत्तर इसका क्या होगा? आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता लड़ने से अधिक सुरक्षित रहने के लिए है। ठीक है। प्रश्न तीसरा देखिए, साहस को किससे जोड़कर देखा जाता है? उत्तर आपको देखिए दूसरे पैराग्राफ में ही है। साहस को सैनिकों, शिकारियों और देशभक्तों से ही जोड़कर देखा जाता है। तो प्रश्न क्या है? साहस को किससे जोड़कर देखा जाता है? साहस को सैनिकों, शिकारियों और देशभक्तों से जोड़कर देखा जाता है। चौथा, शीर्षक। अब शीर्षक में मैंने आपको पहले ही बताया था कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन गद्यांश के मूल भाव को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो गद्यांश में किस किस विषय में बात किया गया है? डरने के लिए बात किया जा रहा है और साहस के विषय में बात किया जा रहा है। तो गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? साहस और डर। ठीक है। तो इस तरह से जब गद्यांश किया रहता है और उसके प्रश्नों के उत्तर को हमें इसी तरीके से ध्यानपूर्वक देखकर, समझकर उन प्रश्नों के उत्तर को लिखना चाहिए। प्रश्न मैंने आपको 4 दिए हैं। प्रश्न 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। कई तरह के प्रश्न इस पर बन सकते हैं। तो गद्यांश को करते समय ये याद रखिएगा कि हमेशा गद्य के मूल भाव को समझिएगा। हमने आपको पहले ही बताया था, गद्यांश को यदि हम विग्रह करते हैं तो अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश का यदि हम विग्रह करें तो गद्य अंश, अर्थात गद्य का एक ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। गद्य के अंश अनुच्छेद को कह सकते हैं। गद्य का विषय कोई भी हो सकता है, किसी भी विषय पर आधारित वह गद्यांश पूछा जा सकता है, किसी भी विषय पर आधारित वह गद्यांश हो सकता है। तो अपठित गद्यांश गद्य का एक ऐसा अंश जो कि पहले न पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश कहलाता है। ठीक है। अब अपठित गद्यांश का जो विषय होता है वह कोई भी विषय हो सकता है। वह हिंदी साहित्य भी हो सकता है, वह विज्ञान भी हो सकता है, वह इतिहास भी हो सकता है, वह समाज भी हो सकता है। किसी भी विषय पर आधारित गद्यांश को पूछा जाता है। गद्यांश को हल करते समय आप कई सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि गद्य का जो मूल भाव है, गद्यांश को आप 2 से 3 बार मन में पढ़िएगा कि वह गद्यांश में क्या कहना चाह रहा है, गद्यांश का क्या मूल उद्देश्य है, और इसको आप बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ सकेगा। गद्यांश को पढ़ते समय विशेष स्थानों को रेखांकित करते चलिएगा कि हाँ, ये मुख्य विषय है और इस आधार पर गद्य को का मूल भाव हमें समझ में आ सकेगा। गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय भाषा सरल होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है और गद्यांश का आप उत्तर कुछ और दे दीजिए। तो गद्यांश के जब भी प्रश्नों का आप उत्तर देंगे, आपकी भाषा सरल होगी, व्यवहारिक होनी चाहिए और सहज होनी चाहिए, तभी आप गद्य के प्रश्नों को पढ़कर उसके उत्तर को स्पष्टता से दे सकेंगे। शीर्षक लिखते समय मुख्यतः बच्चे अपठित गद्यांश है अथवा अपठित काव्यांश है, उसका जब भी आप शीर्षक देते हैं तो उसी में आपको थोड़ी सी दुविधा होती है कि हम क्या शीर्षक दें कि उचित हो। गद्यांश का शीर्षक देते समय ये याद रखिएगा कि
आप हमेशा गद्यांश का जब भी आप शीर्षक देंगे तो एक शब्द में शीर्षक मत दीजिएगा। जब भी दीजिएगा तो एक थोड़ा सा उसको भाव को स्पष्ट करते हुए गद्यांश का शीर्षक दीजिएगा, अन्यथा वो शीर्षक संक्षिप्त होगा। अगर वह पूर्णतः समझ में नहीं आएगा तो उस गद्यांश को के शीर्षक को अनुचित मान लिया जाता है। तो अपठित गद्यांश को हल करते समय ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने आपको ये उदाहरण दिया था डर और साहस, कि डर सभी को लगता है, और इस मैंने आपको ये गद्यांश पढ़ा और इस पर आधारित ये 4 प्रश्न थे और इसके उत्तर को मैंने आपको बताया कि डर और साहस में क्या हो सकता है, डर और साहस होता क्या है, डर और साहस का के अंतर को हमने समझा और ये जाना कि हाँ इन प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे गद्यांश में से खोजकर लिख सकते हैं। तो साहस एक ऐसा, मैंने सर्वप्रथम हमने ये जाना कि पहला प्रश्न था कि साहस क्या है। साहस एक ऐसा गुण है जो हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो कि आपके गद्यांश में दिया हुआ है। ठीक है, साहस एक ऐसा गुण है जो, ये देखिए ये पंक्ति है ना दूसरे पैराग्राफ की, साहस एक ऐसा गुण है जो हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, उत्तर मिल गया। इस गद्यांश को पढ़कर अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है शीर्षक के लिए। शीर्षक को देते समय बहुत अधिक दुविधा होती है बच्चों में, तो शीर्षक को देते समय ये याद रखिएगा कि कभी भी एक शब्द में शीर्षक मत दीजिएगा, हमेशा शीर्षक मूल भाव को एक साथ करते हुए ही दीजिएगा। अब इस गद्यांश में डर और साहस के विषय में पूर्ण रूपेण बताया गया है। ठीक है, तो डर और साहस इसका एकदम उचित शीर्षक हो सकता है। अथवा आप कह सकते हैं कि साहस जिंदगी का मूल भाव, कोई भी आप साहस और डर पर आधारित शीर्षक यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो बच्चों ये है आपका अपठित गद्यांश। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? एक बार फिर से, अपठित गद्यांश, अपठित अर्थात जो पहले न पढ़ा गया हो वह गद्य का अंश। आपके प्रश्न पत्र में सर्वप्रथम अपठित अवबोधनम का ही भाग आता है और उस पर आधारित प्रश्न होते हैं। बच्चों जो मैंने आपको उदाहरण दिया है, अभी उदाहरण जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने 4 प्रश्न पूछे, लेकिन अपठित गद्यांश में प्रश्नों की संख्या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 भी हो सकता है। तो जब भी आप प्रश्न को देखकर और उस प्रश्नों के उत्तर को कैसे लिखना है, ये 4 प्रश्नों के द्वारा आपको मैंने समझाया कि हाँ इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल करके इन गद्यांश को कैसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कैसे आप इन प्रश्नों को के उत्तर को चुनकर उसमें से लिख सकते हैं। तो अपठित गद्यांश, ठीक है, ये समझ में आ गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में इस बार जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा में है उसमें अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, अपठित अवबोधनम के अंतर्गत। और जो काव्यांश है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि वह आपके वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो बच्चों मुझे ये बात आपने ये पूर्ण रूपेण आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपठित गद्यांश किसे कहते हैं। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा भी बताया, मैंने आपको आपको प्रश्न कैसे इसको हल करना है ये भी बताया, मैंने आपको इसका मूल भाव भी बताया और ये बताया कि इसको अपठित गद्यांश को करवाने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों अपठित गद्यांश छात्रों को दिया जाता है, जिससे छात्रों में अपने स्वयं उत्तर देने की क्षमता विकसित हो सके, जिससे छात्र किसी भी गद्यांश को पढ़ के उसके मूल भाव को समझ सके, उसके मूल तथ्य को समझ सके और उनका अकस्मात मूल्यांकन करना भी होता है। जो पढ़े हुए भाग होते हैं बच्चों, जो पढ़ा हुआ गद्य होता है, जो पढ़े हुए पाठ होते हैं,
उसके प्रश्नों को उत्तर को देना अत्यंत सरल होता है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा है, आपको पता है कि इस पाठ में ये पूरा पाठ था, इस पाठ का ये उद्देश्य था। लेकिन अपठित गद्यांश को आपने पहले नहीं पढ़ा रहता है और उस पर आधारित प्रश्न रहते हैं जो कि आपको करने रहते हैं। तो ये आपका एक तरह से मौलिक लेखन क्षमता को भी विकसित करता है कि आप स्वयं, यदि कोई विषय दे दिया जाए, आप स्वयं उस पर किस तरह से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से आप उन भावों को समझकर उन तथ्यों को स्पष्टता से पूर्ण कर सकते हैं। तो अपठित गद्यांश का मूल उद्देश्य यही होता है कि हाँ, अकस्मात मूल्यांकन करना होता है कि यदि अचानक से एक भाग दे दिया जाए तो आप उस भाग को कैसे पढ़कर कैसे उसको आत्मसात करते हैं और किस तरह से आप उसको लेखन में प्रयुक्त करते हैं, और आपकी लेखन क्षमता भी इस तरह से विकसित होती है। फिर मैंने आपको बताया कि अपठित गद्यांश को हल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश को हल करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम तो आपको गद्यांश को ध्यानपूर्वक मन में 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। यदि हम एक बार सरसरी निगाह से पढ़ते हैं तो हमें गद्यांश का मूल भाव समझ में नहीं आ सकेगा, तो हमें गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय विशेष बातों को रेखांकित करनी चाहिए कि हाँ, इस गद्यांश में ये विशेष रूप से कहा जा रहा है। यदि हमें विशेष बात पता रहेगी तो हमें प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होती है। तत्पश्चात गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय भाषा सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए। आपकी भाषा का, जिस भी भाषा में जब आप उत्तर लिखते हैं तो आपकी जो भाषा होती है वह सरल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी एकदम कठिन और किसी भी तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर दें। सरल शब्दों में जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी भाग का आप उत्तर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप ढेर सारी चीजें उठाकर उसमें डाल दीजिए तो उत्तर का कोई महत्व नहीं रह जाता है। व्यवहारिक होनी चाहिए, अर्थात जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जितना पूछा जा रहा है उसके उत्तर को आप उसी स्वरूप में उत्तर दीजिएगा। चौथा आपका है शीर्षक। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार पुनः बता रही हूं कि शीर्षक लिखते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए क्योंकि शीर्षक आपका किसी भी पाठ का शीर्षक जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शीर्षक से ही उस पूरे पाठ का, उस पूरे अनुच्छेद का, उस पूरे गद्य का हमें भाव समझ में आ जाता है। तो शीर्षक लिखते समय इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए। इतनी भी संक्षिप्त ना हो, एक शब्द उठाकर आपने लिख दिया, वो शीर्षक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शीर्षक हमेशा संक्षिप्त होना चाहिए लेकिन मूल भाव को पढ़ा हुआ होना चाहिए। बच्चों, फिर मैंने आपको एक उदाहरण दिया, डरना। ठीक है, एक बार पुनः इसको देख लेते हैं और तत्पश्चात फिर हम आगे बढ़ते हैं। डरना एक साधारण लक्षण है। हर किसी को डर लगता है, किसी न किसी चीज से या फिर किसी बात से अथवा कही जाने वाली या किसी काम को करने से। डर क्या है, इसे जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि साहस क्या है। साहस एक ऐसा गुण है जो हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह ठीक है कि साहस को सैनिकों, शिकारियों और देशभक्तों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक मनपसंद जिंदगी जीने के लिए आम आदमी को भी साहस की उतनी ही जरूरत है जितनी कि किसी योद्धा को जीतने के लिए। मौजूदा वक्त में तो साहस की जरूरत लड़ने से कहीं अधिक सुरक्षित रहने के लिए है। ठीक है,
अब हम इस गद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में दो चीजें आती है। पहला आता है डर, ठीक है, दो भाव आता है, पहला आता है डर और दूसरा आता है साहस। अर्थात कविता का मूल भाव डर और साहस पर ही आधारित है। फिर इसके प्रश्नों को भी हमने देखा कि इन प्रश्नों के उत्तर को हम कैसे लिखेंगे और इन प्रश्नों इस पर आधारित प्रश्न किस तरह से बने और इन प्रश्नों का क्या उत्तर हो सकता है, जो कि हमने उपर्युक्त गद्यांश में पढ़ा है। साहस क्या है, पढ़ा था। साहस एक ऐसा गुण है जो हमें खुद डर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो हमने संक्षिप्तता से पूरे भाव को इकट्ठा करते हुए इस प्रश्न का उत्तर ये हमने लिखा है, ठीक है। आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता किस लिए पड़ती है? उत्तर देखिए, साहस की आवश्यकता लड़ने से अधिक सुरक्षित रहने के लिए है। अब इसका उत्तर देते समय हमें प्रश्न से भी कुछ भाग को लिया है। आजकल मनुष्य को साहस की आवश्यकता, ठीक है। अब गद्यांश में से हमने लिया लड़ने से अधिक सुरक्षित रहने के लिए है, ठीक। तीसरा देखिए, साहस को किससे जोड़कर देखा जाता है? हमने उपर्युक्त पढ़ा कि साहस को सैनिकों, शिकारियों और देशभक्तों से जोड़कर देखा जाता है। अब आपका आता है शीर्षक। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन एक शब्द में नहीं होना चाहिए। तो शीर्षक है साहस और डर। आप इसको अपने अनुरूप कोई भी शीर्षक आप इसका दे सकते हैं। जैसे आप इसको साहस और साहस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी, या साहस की आवश्यकता, किसी भी स्वरूप में आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि हाँ, इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है। शीर्षक आप इसका अपने अनुरूप, अपने मौलिक क्षमता के अनुरूप आप इस शीर्षक गद्यांश का शीर्षक दीजिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो बच्चों, आज हमने हिंदी के अपठित अवबोधनम भाग के अंतर्गत अपठित गद्यांश का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। हमने उदाहरण के द्वारा ये जाना कि हाँ, अपठित गद्यांश को किस तरह से हल किया जाता है और उस पर आधारित उस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर को हम किस तरह से दे सकते हैं। तो आज हमने अपठित गद्यांश का पूर्ण रूपेण अध्ययन किया। बच्चों, अपठित गद्यांश से संबंधित अभ्यास कार्य आपको पीडीएफ के द्वारा भेजा जाएगा। आप उसे स्वयं हल करेंगे। बच्चों, आपको अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में शीर्षक आप देंगे अपठित गद्यांश और उसके अभ्यास कार्य को आप करेंगे। मैंने जो उदाहरण आपको अभी भेजा है वह उदाहरण भी आपको दिया जाएगा। आप उस उदाहरण को भी लिख लीजिएगा और एक आपका अभ्यास कार्य दिया जा रहा है जो कि आपको स्वयं हल करना है। उसके उत्तर को मैं आपको नहीं बताऊंगी। आप स्वयं उस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, समझिएगा और तत्पश्चात अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। आपकी लेखन सुंदर होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और अपठित गद्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसके मूल भाव को समझिएगा और तत्पश्चात आप प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। तो बच्चों, आज आपको अपनी हिंदी ब की उत्तर पुस्तिका में अपठित गद्यांश के अभ्यास कार्य को स्वयं पूर्ण करना है, ठीक है। आज मैंने आपको अपठित गद्यांश का पूर्ण रूपेण अध्ययन कराया। मैंने आपको उसके पूरे कैसे उस अपठित गद्यांश को हल करना है ये आपको स्पष्टता से बता दिया और मुझे आशा है कि आपको
अपठित गद्यांश को हल करते समय अब किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना होगा। तो आज जो आपको पढ़ाया गया अपठित गद्यांश, मुझे आशा है कि वो आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। बच्चों, एक विशेष बात, आप अपनी लेखन क्षमता को सुंदर और स्पष्ट बनाइए, जिससे आपकी मात्राओं की त्रुटियां कम हो सके और आपका लेखन स्पष्ट हो सके। तो इसके लिए आप प्रतिदिन एक पृष्ठ सुलेख कार्य करेंगे, तो जो कि ग्रीष्मावकाश के पूर्व भी दिया जा रहा था, और इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपका लेखन सुंदर और स्पष्ट हो सके और आपकी मात्राओं की त्रुटियां कम हो सके। बच्चों, मुझे आशा है कि अपठित गद्यांश आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा और इसको हल करने का आपको तरीका स्पष्ट हो गया होगा। तो आज की कक्षा को अब मैं यही पूर्ण विराम देती हूं। जय हिंद, जय भारत।